साथियों नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा MPPSC पर। साथियों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सहायक कुल सचिव परीक्षा 2022 के अंतर्गत पेपर बी के पेपर के पार्ट बी की 7वीं यूनिट का टेस्ट पेपर हम इस वीडियो में हल करेंगे। तो चलिए इसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है यहाँ पे, मूल्यांकन को मापने की विधि है। ठीक है, देखिए परिमाणात्मक विधि, गुणात्मक विधि, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, जो मूल्यांकन है अगर हम उसकी बात करें तो मूल्यांकन जो है वो क्या है, यानी जिसमें शिक्षक यह सुनिश्चित करता है कि उसके द्वारा की गई शिक्षण व्यवस्था तथा शिक्षण को आगे बढ़ाने की क्रियाएं कितनी सफल रही हैं। यानी कुल मिला के ये फीडबैक है। ठीक है, एक तरीके से बात करें हम तो ये फीडबैक है। ठीक है, तो फीडबैक का काम है। अब देखिए, तो मापने की विधियों की अगर हम बात करें तो क्या है, परिमाणात्मक भी होती है और गुणात्मक की भी होती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। ठीक है, देखिए क्या आवश्यक है, कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, विद्यालयी शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन, वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, ठीक है, परीक्षाओं में सफलता के लिए और दबाव को कम करने के लिए क्या ज़रूरी है। तो देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए परीक्षाओं को जो है, जब बच्चों की परीक्षाएं लेंगे तो उनमें जो है कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। ठीक है, कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, ये हम कार्य करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या स्ट्रेस कम होगा, बच्चों का दबाव कम होगा और परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। यहाँ अगला प्रश्न है, देखिए मूल्यांकन द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। ठीक है, देखिए तो मूल्यांकन द्वारा कौन सा कार्य करते हैं, शिक्षक छात्र के व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों का पता लगाते हैं, छात्रों के व्यवहार का मूल्य पता लगाया जाता है, छात्रों की बुद्धि को आंका जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ क्या है कि जो मूल्यांकन है उससे हम छात्र के विभिन्न आयामों, छात्र के व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों का पता लगाते हैं। ठीक है, एवेल्युएशन करके, ठीक है, मूल्यांकन करके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। देखिए कह रहे हैं एक अच्छे मूल्यांकन में होना चाहिए। ठीक है, देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इम्पोर्टेंट आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो एक अच्छे मूल्यांकन में क्या होना चाहिए, देखिए वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, या फिर उपरोक्त सभी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, एक अच्छे मूल्यांकन में क्या होना चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, मापन में कौन सी विशेषता नहीं होती है। ठीक है, देखिए मापन का कार्य केवल अंक प्रदान करना है, मापन का क्षेत्र सीमित है, मापन केवल मात्रात्मक होता है, मापन द्वारा भविष्यवाणी हो सकती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होगा, मापन में, मापन की विशेषता की अगर हम बात करें तो मापन की कौन सी विशेषता नहीं, मापन द्वारा भविष्यवाणी हो सकती है, ये चीज़ थोड़ा सा गलत लगती है। ठीक है, मापन की ये विशेषता नहीं है, मापन द्वारा भविष्यवाणी हो ऐसा नहीं है। ठीक है, देखिए मापन का क्या है कि जैसे वस्तु को संख्या प्रदान करना है ना, तो ये है, जैसे कि अब हमने अभी पढ़ा केवल अंक प्रदान करना, तो ये है वस्तु को संख्या प्रदान करना। ठीक है, घटना को संख्या प्रदान करना,
यह भी ठीक है। ठीक है, मापन का क्षेत्र सीमित है, सीमित ही होता है हाँ, क्योंकि अगर आप बात करें किसी पर्टिकुलर, जैसे किसी बच्चे की IQ टेस्ट करनी है तो उसके लिए एक प्रिस्क्राइब्ड फार्मूला है, ठीक है, तो उसी से आप पता लगा लेते हैं। तो मापन का क्षेत्र सीमित है, फिक्स है, ठीक है, मात्रात्मक होता है, ये भी सही है। भविष्यवाणी हो सकती है, ये चीज़ नहीं है, ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, मापन द्वारा भविष्यवाणी हो सकती है, ठीक है, ये विशेषता नहीं है मापन की। अगला प्रश्न है, निम्न में से मूल्यांकन का कार्य नहीं है। देखिए मूल्यांकन का कार्य क्या नहीं है, छात्रों में एकता का निर्माण करना, शिक्षण मापदंड निर्धारित करना, छात्र की मानसिक स्थिति का अध्ययन करना, छात्र की विषयगत कमजोरी की जानकारी प्राप्त करना। देखिए यहाँ क्या है कि जो मूल्यांकन का कार्य है, तो शिक्षण मापदंड ये ठीक है, छात्रों की मानसिक स्थिति का पता लगाना, छात्र की विषयगत कमजोरी का पता लगाना, ये सभी हैं। छात्रों में एकता का निर्माण करना, ये चीज़ मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, ठीक है, आंसर हो जाएगा छात्रों में एकता का निर्माण करना। अगला प्रश्न हम देखते हैं, देखिए सर्वाधिक प्रभावी मूल्यांकन पद्धति है। देखिए दोस्तों, सर्वाधिक प्रभावी मूल्यांकन पद्धति अगर हम देखें, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, सर्वाधिक प्रभावी मूल्यांकन पद्धति कौन सी है, वार्षिक परीक्षा प्रणाली, सपुस्तक परीक्षा प्रणाली, सेमेस्टर प्रणाली, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र प्रणाली। अब देखिए यहाँ क्या है, अगर एक साल में आप बच्चे की परीक्षा लेंगे तो फिर वहाँ पे वो पूरे वर्ष के दौरान वो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, है ना। सब पुस्तक परीक्षा प्रणाली तो वो किताब में देख कर ही पूरा परीक्षा कर सकता है, तो उससे भी उसके अंदर क्या चेंजेस आए या उसने क्या अच्छे से पढ़ सका, है ना, वो चीज़ पता नहीं चल पाएगी। सेमेस्टर प्रणाली यानी कि एक, जैसे कि आप 3-4 महीने में एक परीक्षा लें, फिर 3-4 महीने में एक परीक्षा लें, तो वो सेमेस्टर प्रणाली होती है ना, तो वो ठीक है, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रणाली, इसमें क्या बच्चा रटने की पद्धति पे आ जाता है, रटने की पे, तो ये वस्तुनिष्ठ वाली ठीक नहीं होती है ना। तो यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो जो प्रभावी मूल्यांकन पद्धति है सेमेस्टर प्रणाली है, ठीक है, सेमेस्टर प्रणाली ये सबसे अच्छी पद्धति मानी जाएगी, ठीक है, मूल्यांकन के लिए। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से मूल्यांकन और मापन, है ना, इन दोनों में फ़र्क कौन सा, फ़र्क पूछा का सही अंतर माना जाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो अर्थ पूछा है, मतलब मूल्यांकन और मापन का अंतर पूछा है, ठीक है, तो यहाँ क्या है, देखिए मूल्यांकन का अर्थ है मूल्य और मापन का अर्थ है वस्तु की मात्रा, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम देखेंगे, आधुनिक शिक्षा का प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है। देखिए छात्रों का चरित्र निर्माण, छात्रों को व्यावसायिक रोजगार के लिए तैयार करना, छात्रों को चतुर बनाना, या फिर उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ये चारों ही उत्तर सही हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ हमसे पूछा गया है छात्रों के लिए प्राथमिक लक्ष्य क्या होना चाहिए, वो पूछा है, ठीक है। तो देखिए प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए छात्रों का चरित्र निर्माण, ठीक है, तो चरित्र ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सबसे पहले, ठीक है। चरित्र, अगर चरित्र है, ठीक है, तो धन है ना, धन है और धन होगा, ठीक है, तो उससे सब कुछ हो जाएगा। तो चरित्र सबसे पहले होना चाहिए, है ना, कैरेक्टर मेकिंग, एजुकेशन जो है वो कैसी होनी चाहिए, कैरेक्टर मेकिंग, ठीक है। चलिए आगे हम देखेंगे, देखिए अगला प्रश्न कैसा है, शोध के बारे में, ठीक है, रिसर्च के बारे में, निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत नहीं हैं। देखिए शोध स्वयं में एक आनंद है, बिल्कुल ठीक बात है, शोध अपने आप में ही है, रिसर्च करने वाले लोग जो है अपने आप में डूबे खोए रहते हैं, तो वो अपने आप का एक आनंद है। समाज की बहुत सी समस्याओं के समाधान में शोध से सहायता मिलती है, ये ठीक है कि कोई शोध हुआ उससे किसी पर्टिकुलर समस्या या कई समस्याओं का समाधान भी रिसर्च से हो जाता है, ठीक है। शोध समाज की प्रगति में योगदान नहीं करता है, ये गलत है। शोध शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार लाता है, ठीक है, तो यहाँ उत्तर अपने आप पता चल रहा है क्या है। देखिए दोस्तों यहाँ उत्तर क्या है, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 3, ठीक है, यानी कि जो शोध है वो समाज की प्रगति में योगदान नहीं करता, ये ठीक नहीं है,
समाज की प्रगति में शोध का योगदान होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखिए, अनुसंधान यानी रिसर्च की वैधता को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, कैसे बढ़ा सकते हैं? देखिए, असंगत घटकों को दूर करके, जनसंख्या का सही प्रतिनिधित्व करने वाले नमूना चुनकर, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, अनुसंधान या रिसर्च जो आप कर रहे हैं उसकी वैधता, वैलिडिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं? असंगत घटकों को दूर करके और जनसंख्या का सही प्रतिनिधित्व करने वाले सैंपल लेकर। तो आंसर उपरोक्त दोनों ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। शोध रिपोर्ट लिखते समय शोधकर्ता को, देखिए, वाक्य के आरंभ में अंकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, अपनी रिपोर्ट को क्रमबद्ध, विषयानुसार तथा तिथि के अनुसार लिखना चाहिए। ठीक है, अपने अध्ययन की उससे मिलते जुलते शोध कार्यों से तुलना करनी चाहिए। यह भी ठीक है। तो आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए, कह रहे हैं शिक्षण में, ठीक है, टीचिंग में दृश्य श्रव्य यानी कि वीडियो ऑडियो साधनों के प्रयोग का मुख्य प्रयोजन है। देखिए, शिक्षण में विविधता लाना, ये ठीक है। विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना, या फिर रोचकता का संचार करना, या फिर मनोरंजन करना। ठीक है, देखिए यहाँ क्या है कि जो ऑडियो वीडियो डिवाइसेस हम यूज करते हैं, ठीक है, ऑडियो वीडियो, ठीक है, AB बोलते हैं इसको, AB। तो AB का यूज जब हम करते हैं तो उससे क्या होता है कि विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना, ये इसका मुख्य प्रयोजन होता है। ठीक है, बच्चा अलर्ट होकर बैठेगा, देखेगा, सुनेगा सभी, है ना। तो इस तरह से है। बाकी शिक्षण में विविधता लाना, ये अपने आप में ये भी एक आंसर है। रोचकता का संचार, का बच्चे रोचकता से देखते हैं और उनका मनोरंजन भी हो जाता है। तो आंसर अगर देखें तो सही आंसर ये है, विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना, है ना, मुख्य प्रयोजन ये है। ठीक है, बाकी सब सेकेंडरी है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। निम्न में से क्या दृश्य श्रव्य का उदाहरण है? ठीक है, AB का उदाहरण पूछा है। अब देखिए, बुलेटिन बोर्ड, ठीक है, नाटक, रेडियो और मॉडल। ठीक है, देखिए मॉडल को सिर्फ देखा जा सकता है। ठीक है, रेडियो को सिर्फ सुना जा सकता है, नाटक को देखा सुना दोनों जा सकता है, बुलेटिन बोर्ड को भी सिर्फ पढ़ा जा सकता है। तो यहाँ आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर आंसर हो जाएगा नाटक। ठीक है, इसे देखा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है। ठीक है, देखा सुना जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए, अधिगम सहायक सामग्री, ठीक है, लर्निंग मटेरियल्स, लर्निंग एड मटेरियल्स जो पठन अथवा लेखन कौशल के विकास में उपयोगी नहीं है। देखिए, अब देखिए यहाँ क्या है, तो भाषा की प्रयोगशाला यानी पढ़ना और लिखना। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पढ़ना और लिखना, इन दोनों के लिए क्या ज़रूरी है, तो यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, पढ़ना और लिखना, इनमें हम देखेंगे अगर तो पोस्टर, ये पढ़ने लिखने दोनों के काम आ सकता है। श्यामपट, ये भी पढ़ने लिखने दोनों के काम आएगा, और मानचित्र को भी पढ़ा जा सकता है। ठीक है, ड्रॉ भी किया जाता है। तो क्या नहीं है, तो अब बात करेंगे। भाषा की प्रयोगशाला ही इसमें जो है आंसर होगा, जो पढ़ने लिखने के काम नहीं आएगी। ये भाषा की प्रयोगशाला से तो सिर्फ बोलने की बात आती है। ठीक है, मतलब स्पीकिंग। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए, रचनात्मक मूल्यांकन, है ना, रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, अगली कक्षा में छात्रों को डालना, छात्रों की सीखने की क्षमता को बढ़ाना, कक्षा में सहयोग देने के गुण को बढ़ाना, या फिर सीखने में आने वाली कठिनाइयों को समझना। ठीक है, देखिए, तो यहाँ क्या है कि जो रचनात्मक मूल्यांकन है, इससे क्या होगा, छात्रों की सीखने की क्षमता बढ़ती है। ठीक है, ये होगा, छात्र नए नए तरीके से चीज़ों को सीखते हैं, तो वही रचनात्मक मूल्यांकन है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? ठीक है, तो मूल्यांकन का त्रिकोण जो है वो
देखिए दोस्तों, ये मैंने यहाँ पर मूल्यांकन का त्रिकोण बनाया है, ठीक है। तो अब आप इसे समझ सकते हैं कि मूल्यांकन का त्रिकोण है। तो अब इसमें क्या क्या शामिल नहीं, देखिए शैक्षिक उद्देश्य होता है, मूल्यांकन होता है और अधिगम होता है, ठीक है। तो क्या नहीं है, अब इसकी बात करें अगर हम, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो देखिए शिक्षण अनुभव इसमें शामिल नहीं होता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा शिक्षण अनुभव, ठीक है। चलिए आगे, यहाँ देखिए, यहाँ पर टीचिंग एड मटेरियल्स दिए गए हैं, ठीक है, इनको सुमेलित करना है। देखिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर श्यामपट किस प्रकार का है। देखिए श्यामपट प्रदर्शन पट होता है, ठीक है। झांकियाँ, देखिए झांकियाँ जो है वो त्रिआयामी उपकरण हैं, ठीक है, त्रिआयामी। चलचित्रों की अगर बात करें तो वे प्रक्षेपण उपकरण होंगे, ठीक है। और रेडियो प्रसारण जो है वो ऑडियो, ठीक है, ऑडियो इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, श्रव्य उपकरण होंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए शोध को नैतिक नहीं समझा जाता है यदि वह, तो शोध को नैतिक कब नहीं समझेंगे, जब कोई भी व्यक्ति एक विशेष बात को सिद्ध करने की चेष्टा करता है, ठीक है, उत्तरदाता की गोपनीयता तथा अज्ञातता सुनिश्चित नहीं करता है, आंकड़े की वैज्ञानिक तौर पर छानबीन नहीं करता है, बहुत उच्च मानक का नहीं है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ क्या है कि शोध को तब तक नैतिक नहीं मानेंगे जब तक कि शोधकर्ता जो है वो आंकड़े की वैज्ञानिक तौर पर छानबीन न कर ले, ठीक है। चेक करना जरूरी है कि जो भी बात वो कह रहा है शोध में, वह किसी प्रकार से चोरी किया हुआ या फिर जो है उससे पहले प्रकाशित हो गया हो, या फिर जो है जो शोध किया है उसके डेटा कैसे हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें देखना वैज्ञानिक तौर पर बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। चलिए तो अगला हम देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाशीलन या प्रयोगात्मक उपकरण का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अब अगर हम यहाँ पर बात करें, देखिए कह रहे हैं संग्रहालय परिदर्शन, ऐतिहासिक पर्यटन, नाटक या मानचित्र, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि जो क्रियाशीलन या प्रयोगात्मक उपकरण जो होते हैं, ठीक है, उनका उदाहरण अगर हम देखें यहाँ तो मानचित्र नहीं है, ठीक है, ये चीज़ है। तो ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑडियो वीडियो उपकरणों का महत्व प्रदर्शित नहीं करता। देखिए ज्ञानेंद्रियों का अधिक प्रयोग ये सही है, ठीक है, ये ऑडियो वीडियो डिवाइसेस का महत्व होता है। अभिप्रेरित करने में मदद करता है, ये भी सही है। विषय वस्तु को अधिक स्पष्ट करने में सहायक है, ये भी सही है। छात्रों का मनोरंजन करने में सहायक, देखिए ये कोई जरूरी नहीं है कि ऑडियो वीडियो डिवाइसेस जो भी हों वो छात्रों के मनोरंजन के लिए या छात्रों को अच्छी भी लगे, ठीक है। तो मनोरंजन वाली बात महत्व में नहीं आती है, ठीक है। चलिए शिक्षण में कठपुतलियों के प्रयोग की पर्याप्त संभावनाएं होती हैं, ठीक है। यह किस प्रकार का उपकरण है। श्रव्य उपकरण, देखिए सुनने की बात नहीं होती है यहाँ पे। त्रिआयामी उपकरण ये होता है, ठीक है, प्रदर्शन पट नहीं होता, रेखा। आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा त्रिआयामी, 3 डायमेंशनल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य अनुदेशन सामग्री का उदाहरण है, ठीक है। अब देखिए मुख्य अनुदेशन सामग्री कौन सी होती हैं अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखिए दोस्तों मुख्य अनुदेशन सामग्री जो हैं वो सिलेबस के प्रत्येक विषय और विषय वस्तु, यानी कि जो सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग होती हैं, ठीक है। जैसे बुक्स, ठीक है, बुक्स, तो यहाँ पर पाठ्य पुस्तकें ही यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये अनुदेशन मुख्य अनुदेशन सामग्री का उदाहरण होती है, ठीक है। इसके अलावा सहायक अनुदेशन सामग्री होती है, ठीक है, सहायक अनुदेशन सामग्री, ठीक है। तो ये जो है इसका उदाहरण अगर हम देखें तो क्या होगा, बोर्ड हो जाएगा इसका उदाहरण, ठीक है, बोर्ड, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे।
निम्नलिखित में से कौन ऑडियो विजुअल शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग का सिद्धांत नहीं है? ठीक है, देखिए तैयारी का सिद्धांत, यानी टीचर जो है क्लास में जाएंगे तो एक तैयारी करके जाएंगे कि उसको किस तरह से पढ़ाना है। प्रस्तुति का सिद्धांत, यह भी है कि जो बच्चा मतलब क्या चीज़ प्रेजेंट करनी है, जा करके क्या टॉपिक प्रेजेंट करना है ना। चयन का सिद्धांत, ठीक है, ये चयन करना है कि किस किस टीचिंग एड को या क्या क्या टॉपिक को किस तरह से हमें पढ़ाना है। तो कुल मिला के ये है कि क्या क्या लेकर के आपको है ना पढ़ाया जाना है। ठीक है, ये चीज़ है। तो अवलोकन का सिद्धांत यहाँ नहीं आता है। ठीक है, अवलोकन का सिद्धांत ये चीज़ जो है इसमें शामिल नहीं है। अगला देखते हैं, देखिए शिक्षक शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग किस लिए करते हैं? छात्रों को प्रेरित करने के लिए, सीखने को सार्थक बनाने के लिए, शिक्षण पद्धति का पालन करने के लिए, या फिर छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए। देखिए यहाँ पर क्या है कि टीचिंग एड्स मटेरियल का यूज जो है वो सीखने को सार्थक बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो लर्निंग है वो इफेक्टिवली हो। ठीक है, अगला है मापन से प्राप्त। ठीक है, देखिए मापन से प्राप्त विशिष्ट निष्कर्षों की उपयुक्तता, सार्थकता और उपयोगिता को कहा जाता है। ठीक है, देखिए तो इसको हम वैधता कहते हैं। ठीक है, वैधता, ये आंसर हो जाएगा, वैलिडिटी। ठीक है, वैलिडिटी। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है अनुभवजन्य शोधों, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, उससे मैं निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? ठीक है, देखिए तो इसमें क्या है, आगमनात्मक विधि, निगमनात्मक विधि या प्रेरक विधि या फिर वैज्ञानिक विधि। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ क्या है कि अगर हम कहें अनुभवजन्य शोधों की बात तो उसमें वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ क्या है, आगमन विधि की अगर मैं बात करूँ तो आगमन विधि में क्या होता है कि इसमें विद्यार्थी विभिन्न उदाहरणों का अवलोकन करते हुए स्वयं निष्कर्ष निकालता है। ठीक है, और निगमन विधि में क्या है, देख विद्यार्थियों को सबसे पहले इसमें नियम बताए जाते हैं और उसके बाद नियम की सत्यता के लिए वह उदाहरणों के द्वारा उस चीज़ को प्रूव करते हैं। ठीक है, तो ये है आगमन और निगमन विधि। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए कह रहे हैं परिकल्पना परीक्षण शोध के कौन से प्रकार की मुख्य संकल्पना है? ठीक है, देखिए ये है, तो परिकल्पना जो यहाँ पर है अगर हम बात करें तो यह देखिए प्रयोगात्मक शोध, ऐतिहासिक शोध, सर्वेक्षण शोध या व्याख्यात्मक शोध। ठीक है, तो इसमें कौन सा है? ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या होगा कि जो परिकल्पना परीक्षण शोध है तो इसके लिए अगर ये कौन से प्रकार का कॉन्सेप्ट है तो ये प्रयोगात्मक शोध का। ठीक है, प्रैक्टिकल बेस्ड। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रैक्टिकल बेस्ड रिसर्च। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। यहाँ क्या है, शोध में साहित्यिक चोरी क्या होती है? ठीक है, तो यहाँ क्या है, शोध में साहित्यिक चोरी। ठीक है, पिछली जानकारी का रचनात्मक प्रयोग, ये ठीक है, ये होना चाहिए क्योंकि अगर आप रचनात्मक प्रयोग कर रहे हैं तो वो ठीक है, चाहे साहित्यिक चोरी नहीं है। अनैतिक ढंग से प्रतिलिपि बनाना और इसका उपयोग करना, यही आंसर होगा। ठीक है, किसी को उद्धृत करना और इसे श्रेय देना। ठीक है, जिसका काम है उसको आप अगर आप कह रहे हैं कि ये इनका है तो वो सही है। पिछली जानकारी का उपयोग करना और नए उद्देश्यों के साथ इस पर काम करना, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि शोध में साहित्यिक चोरी की अगर हम बात करें तो वो क्या होगी, देखिए अनैतिक ढंग से कॉपी बना करके और उसको यूज कर लेना, यही जो है शोध में साहित्यिक चोरी कहलाती है। ठीक है, किसी का किया हुआ काम अपने नाम से इस्तेमाल कर देना, ये आंसर होगा। ठीक है, देखिए अगला है एक शोधकर्ता
एक पुराने शोध पत्र के डेटा का उपयोग करता है और एक नया शोध पत्र प्रकाशित करता है, यह नैतिक है, यह अनैतिक है, अनुज्ञेय है या उचित है। देखिए दोस्तों, अगर किसी का किया हुआ काम है या कोई पुराने किसी रिसर्च पेपर को उठा करके उसके डेटा को यूज करके नया शोध पत्र या नया रिसर्च पेपर बनाता है तो ये अनैतिक बात है। ठीक है, उसी डेटा को इस्तेमाल कर रहा है तो गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए, जब ज्ञान अनुकरणीय और सत्यापन योग्य हो जाता है तो इसे क्या कहा जाता है। ठीक है, देखिए, तो यहाँ क्या है कि जो देखें हम, ठीक है, देखिए, ज्ञान अनुकरणीय और सत्यापन योग्य हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, वैज्ञानिक। ठीक है, वैज्ञानिक कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कह रहे कि साधारण शब्दों में विश्वसनीयता क्या है। ठीक है, विश्वसनीयता क्या है। अब देखिए, परीक्षणों पर प्राप्तांक की स्थिरता, परीक्षण के अंक के आधार पर व्याख्या की उपयुक्तता, ठीक है, जिस तरीके से लोग समान हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे साधारण शब्दों में विश्वसनीयता क्या है, परीक्षणों पर प्राप्तांक की स्थिरता। ठीक है, जितने भी टेस्ट किए गए हैं, ठीक है, और टेस्ट के आधार पे जो भी रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है, तो उन सभी रिजल्ट्स की अगर हम देखें स्टेबिलिटी क्या है, कैसी है, ये विश्वसनीयता कहलाएगी। ठीक है, कितनी स्टेबिलिटी है। ठीक है, ठीक है, देख दोस्तों, हमने अभी यूनिट 7 का टेस्ट पेपर हल किया। ठीक है, तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ आपको मिल सकें। मिलते हैं अगली यूनिट के टेस्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।